हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में आपका बल विश्लेषण यानी फोर्स एनालिसिस में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका समतलीय संगामी बलों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारा ये एक पॉइंट O है और इस O पॉइंट से बहुत सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। तो आपका प्लेन, ये आपका बोर्ड है, बोर्ड एक तरह का प्लेन है। इस प्लेन में पॉइंट O से एक्ट करने वाला पहला फोर्स P1 है जो कि x एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है। दूसरा फोर्स P2 है जो कि x एक्सिस के साथ θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तीसरा फोर्स आपका P3 है जो कि x एक्सिस के साथ θ3 एंगल फॉर्म कर रहा है। सेम इसी तरह से डॉट 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 लास्ट वाला फोर्स Pn है जो कि x एक्सिस के साथ θn एंगल फॉर्म कर रहा है। और इन n फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका R है जो कि x एक्सिस के साथ θ एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इन इतने सारे फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम सारे फोर्सेस को सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था किसी भी फोर्स का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो फोर्स इनटू cos थीटा होता है। तो इस P1 फोर्स का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, वियोजित भाग होगा, वो P1 cos थीटा 1 हो जाएगा। और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो P1 sin थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अगर हम इस P1 फोर्स का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को हम x1 से रिप्रेजेंट कर दें तो x1 इक्वल टू क्या होगा, P1 cos थीटा 1 हो जाएगा। सेम इस तरह से P2 के लिए x2 इक्वल टू P2 cos थीटा 2 हो जाएगा। सेम इस तरह से x3 के लिए P3 cos थीटा 3 हो जाएगा। और डॉट 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 Pn के लिए xn इक्वल टू Pn cos थीटा n हो जाएगा। अब इन सारे फोर्सेस का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करने के लिए सिंपली सबको ऐड कर देंगे। तो सिंपली सबको ऐड करेंगे तो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, एडिशन को हम सिग्मा x से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा x इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn हो जाएगा। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा x इक्वल टू P1 cos थीटा 1, P2 cos थीटा 2, P3 cos थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn cos थीटा n हो जाएगा। तो ये सारे फोर्सेस का x एक्सिस के अलोंग वियोजित भाग का सम हुआ, यानी रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम सिग्मा y से रिप्रेजेंट करेंगे और सिग्मा y इक्वल टू हो जाएगा P1 sin थीटा 1, P2 sin थीटा 2, P3 sin थीटा 3 प्लस डॉट 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 Pn sin थीटा n हो जाएगा। अब ये तो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का सम और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का सम हुआ। x सेम इसी तरह से अगर हम इस रिजल्टेंट की बात करें, ये रिजल्टेंट फोर्स का x एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट की बात करें तो वो सिग्मा x इक्वल टू r cos थीटा होगा। और रिजल्टेंट फोर्स का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो होगा वो सिग्मा y इक्वल टू r sin थीटा होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ये सिग्मा x सेम ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये r cos थीटा इक्वल टू P1 cos थीटा 1, P2 cos थीटा 2, P3 cos थीटा 3 प्लस डॉट 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 Pn cos थीटा n हो जाएगा। और ये r sin थीटा इक्वल टू आपका ये हो जाएगा।
अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो अगर इस टर्म और इस टर्म का स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और हम एक चीज ये भी सपोज कर सकते हैं, इस सिग्मा एक्स को हम सिंपली एक्स भी सपोज कर सकते हैं कैपिटल एक्स, और सिग्मा वाई को हम सिंपली कैपिटल वाई सपोज कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का आपका एक फार्मूला मिल गया। इसके बाद अगर रिजल्टेंट के हम डायरेक्शन की बात करें तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिंपली डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने में क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो हम इस फार्मूले से रिजल्टेंट के डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का हम अगले टर्म पे प्रैक्टिस कराएंगे। अब इसके बाद यहीं पर अगला टॉपिक आता है, बलों के साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध क्या होता है, यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ये जो आपके इतने सारे फोर्सेस लगे हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो अगर हम बलों के साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंध देखते क्या होगा। तो आपका अगला टॉपिक है बलों के साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध। इंग्लिश में आपका हो जाएगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट की, इस फार्मूले की बात करें तो अगर फोर्सेस का सिस्टम, कई सारे फोर्सेस के सिस्टम की बात करें, वो इक्विलिब्रियम में कब होता है, साम्यावस्था में कब होता है, जब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो, यानी नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। तो अगर इस आर की वैल्यू, इस सिस्टम के ऊपर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, साम्यावस्था के लिए प्रतिबंध हो जाएगा। तो अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आर की वैल्यू 0 पुट करने पर आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके दोनों साइड को स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। अब दो टर्म के स्क्वायर का सम 0 तब होगा जब उसमें से दोनों टर्म अलग अलग 0। तो दोनों टर्म अलग अलग 0 होने मतलब ये कंडीशन तभी फॉलो होगा जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 को और क्या हम लिख सकते हैं, सिग्मा x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा y इक्वल टू 0। यानी ये आपके कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है या सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब x एक्सिस से अलोंग सारे फोर्सेस का सम अलग 0 हो और y एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस का सम अलग 0 हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम मुक्त पिंड आरेख भी बोलते हैं। तो मुक्त पिंड आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है
मुक्त पिंड आरेख, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी को, कोई बॉडी है जितने सरफेस के कांटेक्ट में है उस सारे सरफेस के कांटेक्ट से हटा दें और उसके ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस फोर्सेस को हम उसके ऊपर शो कर दें, तो सरफेस के कांटेक्ट से हटाने के बाद उसके ऊपर शो करने वाले फोर्सेस का जो डायग्राम होता है उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। यानी फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसको हम सारे कांटेक्ट सरफेसेस से फ्री कर देते हैं और उसके ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस को हम ड्रा कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये आपका एक सरफेस है जिसके ऊपर ये आपका एक स्फेरिकल बॉडी रखी हुई है। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो ये स्फेरिकल बॉडी, इसका जितना भी वेट होगा ये अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, देखिए ये बॉडी अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये जो सरफेस है जिस सरफेस के कांटेक्ट में है वो सरफेस इस बॉडी के ऊपर इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम अलग से बनाते हैं तो ये आपकी बॉडी हो गई। इस बॉडी के सेंटर से नीचे की तरफ यानी इस डायरेक्शन में ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, उसका वेट एक्ट करेगा और ये कांटेक्ट पॉइंट था सरफेस से, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस केस में इस स्फेरिकल बॉडी का ये फ्री बॉडी डायग्राम है और इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक उस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला रिएक्शन जो जहां पर सरफेस से कांटेक्ट में वहां से वर्टिकली अपवर्ड। इसके बाद हम ये सपोज करते हैं कि कोई स्फेरिकल बॉडी है जो किसी स्मूथ वॉल के कांटेक्ट में एक थ्रेड के कांटेक्ट में मतलब टिकी हुई है। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये आपका वॉल है और ये आपकी एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी को यहां पे रोकने के लिए ये हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए इसको, ये आपकी स्ट्रिंग। तो अब इस बॉडी का इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये आपका एक डोरी है जिसको हम स्ट्रिंग कह रहे हैं और ये आपका स्मूथ वॉल है। तो यहां पर अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम देखते हैं कि यहां से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस स्ट्रिंग में एक फोर्स होगा जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं और इस वॉल के यहां पर कांटेक्ट में ये स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी। तो अगर हम इसको यहां पर ड्रा कर लें तो ये पॉइंट है जो वॉल के कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आर एक्ट करेगा। इस पॉइंट से वर्टिकल बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां से जो स्ट्रिंग से कनेक्शन है इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है जिसमें तीन फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रिंग के द्वारा, वेट डब्ल्यू उस बॉडी का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल के थ्रू उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराने हैं, उसको भी अगले टर्म पे कराएंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही टॉपिक बच रहा है, पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर सेम हो, पैरेलल फोर्सेस होते हैं। अब हम यहां पर जो पैरेलल फोर्सेस की बात करेंगे, नॉन कॉन्ग्रेंट पैरेलल फोर्सेस, मतलब उनका ओरिजिनेशन पॉइंट अलग अलग होगा, एक ही पॉइंट से एक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे होंगे और वे आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां पर दो सिचुएशन हो सकता है, एक आपका समदिश समांतर बल, यानी
लाइक पैरेलल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। और दूसरा आपका विपरीत दिश समांतर फोर्स, विपरीत दिश समांतर बल, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हम सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं, फिर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस में लाइक पैरेलल फोर्सेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हम ये सपोज करते हैं, जैसे यहां पर ये एक रॉड की बात करते हैं, ये एक रॉड ले लेते हैं। इस रॉड के ऊपर दो फोर्स हम लगाते हैं, एक इस पॉइंट का ए नाम देते हैं, इस पॉइंट का बी नाम देते हैं। ए पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स पी एक्ट करता है और बी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स क्यू एक्ट करता है। तो ये आपके दोनों फोर्सेस आपके लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और लाइक पैरेलल फोर्सेस के केस में जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वो सारे फोर्सेस होते हैं। और इस केस में जितने भी फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा सबके सम के इक्वल हो जाएगा। यानी मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स आपका यहां कहीं से एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट आर ये है और आर की वैल्यू जो होगी फोर्स पी और फोर्स क्यू के सम के इक्वल होगी। और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा जो उन सारे फोर्सेस का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वो सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। इसके बाद हम प्रतिदिश समांतर बल की बात करते हैं। तो प्रतिदिश समांतर बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सेम इसी तरह से हम ये सपोज कर लेते हैं, एक रॉड है जिसको हम ए बी नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर एक फोर्स आपका P है, ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स Q है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अब इनके रिजल्टेंट की बात करें तो इनका रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इनका रिजल्टेंट के पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो होगा जो उसमें से बड़ा वाला फोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे हम P और Q की बात करते हैं, यहां पर P के मैग्नीट्यूड को हमने ज्यादा लिया है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इस P के डायरेक्शन में होगा। और अब वो किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, अगर हम उसकी बात करें तो वो अगर P की वैल्यू ज्यादा है तो ये इस पॉइंट से P की तरफ बाहर निकलने पे सपोज कर लेते ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपका रिजल्टेंट R होगा, वो P माइनस Q के इक्वल होगा। और अगर Q की वैल्यू ज्यादा होती तो इस पॉइंट से इधर आगे बढ़ जाते हैं और ऊपर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होता। यानी उसका किस पॉइंट से पे वो एक्ट करेगा, वो बड़े फोर्स के डायरेक्शन में होता है और बड़े फोर्स से बाहर के डायरेक्शन में। रिजल्टेंट उसके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो बड़े फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं। और अगर वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो उन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं एक्ट करता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपके फोर्स एनालिसिस के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टर्न पे इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।